यस सर, गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे कल अपना रुक गया था ना, इसके आगे नहीं बढ़ पाए थे हम लोग। ये पैराग्राफ था, तो देखिए एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कल छोड़ा था। बेसिकली हम लोग आई थिंक इस लास्ट पैराग्राफ पर थे। इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन lays down sorry, no procedure to declare the election void. This matter is dealt by the Representation of the People Act 1981, which enables the High Court to declare an election void if a disqualified candidate is elected. मतलब किसी के भी इलेक्शन को वॉइड करना, मतलब जीरो डिक्लेयर करने का पावर किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास होगा, अगर वो जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाइड है। डिस्क्वालीफाइड यानी जो अपने ऊपर कंडीशन पड़ी थी ना एक मेंबर के डिस्क्वालीफाइड होने की, उनमें से उसके कोई भी कंडीशन मीट कर रही है। मतलब ऐसा समझ लो कि इलेक्शन हुआ, कोई जीत गया, लेकिन उसी टाइम जजमेंट आ गया किसी कोर्ट का और उसमें उसको पनिशमेंट मिल गई 3 साल 4 साल है 2 साल से ज़्यादा की, उस केस में क्या माना जाएगा? वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे केसेस हैं जिसमें वो डिस्क्वालीफाइड माना जा सकता है। ठीक है, अभी मतलब आ ही रहे लोग। ठीक है, द अग्रीव्ड पार्टी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड। और अगेन आपको ये मालूम ही है, घुमा फिरा के फाइनल जो अपील कर सकते हैं हम लोग वहाँ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और वैसे ही यहाँ पर भी वो पर्सन अग्रीव्ड पार्टी मतलब जो इफेक्टेड है उस चीज़ से, तो अग्रीव्ड जो पर्सन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल जो कल हमने छोड़ दिया था। अगला देखिए ओथ एंड अफर्मेशन। तो जैसे कि हमने ये नहीं किया था ना कल, सर कर सर लिया। किया था। ओथ एंड अफर्मेशन हो गया था। ठीक है, यस सर। देखते हैं यहाँ पे, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ वो आई थिंक, है ना? हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ सर। हाँ A देखिए, person is liable to a ठीक है ठीक penalty. है ठीक है ठीक है, करते हैं। तो ये सिंपल सा है जो हर बार हम लोग पढ़ते हैं कि बियर ट्रू फेथ एलिजेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर। मतलब जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं सारी चीजें। इसके अलावा unless a member take the oath he cannot vote and participate in the proceedings। और होता क्या है, जब तक कोई भी मेंबर ओथ नहीं लेता है तब तक वो पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग नहीं कर पाएगा। वोटिंग तभी कर पाएगा जब वो ओथ ले चुका है। एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स टू द हाउस ऑफ डज नॉट बिकम एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। और जब तक ओथ नहीं ली है तब तक उसको पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज भी नहीं मिलेंगी और वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे जो पार्लियामेंट के पर्सन को मिलते हैं। उन सभी चीज़ों को लेने के लिए उसको रिक्वायर्ड होगा कि वो ओथ पहले ले ले। अ पर्सन इज लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट एज ए मेंबर इन अ हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर मान लीजिए उसने ओथ वगैरह नहीं ली है और उस केस में भी वो पार्लियामेंट में बैठता है और वोटिंग वगैरह करने की कोशिश करता है, तो उस केस में उसको 500 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अभी कंडीशन बताना चाह रहा है कि किस किस केस में उसको 500 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, अगर उसने ओथ नहीं लिया है तो। when he knows that he is not qualified or that he is disqualified as its membership, तो उसे मालूम है कि वो क्वालिफाइड नहीं है पार्लियामेंट में बैठने के लिए। दूसरी बात, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है अपनी मेंबरशिप से और तब भी वो जाके वहां पे बैठता है हाउस में, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वाली। when he knows that he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of by any parliamentary law, और उसको अगर किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू निलंबित किया गया है, कुछ भी बोला गया है, अल्टीमेटली ये है कि उसको मना कर दिया गया है कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो और तब भी वो पर्सन बैठता है, तो उस केस में उसको पेनल्टी पे करनी होगी इन 3 केसेस के अंदर। है ना? आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार कैसे बैठ सकता है पार्लियामेंट, इतना बड़ा हाउस है, मना किया हुआ है तो कैसे बैठेंगे? है ना, वो पॉलिटिशियन है, मतलब ऐसे परमानेंटली नहीं, वो वैसे उसी के मेंबर होते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उस केस में अगर वो बैठते हैं तो पेनल्टी पे करनी होती है उन लोगों को। और हालांकि आप जानते हो 90% केस में तो पेनल्टी पे करते ही नहीं होगी क्योंकि नौबत ही नहीं आती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन लगा देंगे कि पेनल्टी पे ना करनी पड़े। और दूसरी बात, अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं है अगर रियलिटी देखी जाए तो। 500 रुपये पेनल्टी लेके अगर कोई पार्लियामेंट में बैठने दे तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज के लिए राजी हो जाएंगे कि हाँ भैया बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपये ले लेना।
ठीक है, तो दोनों ही बातें। आगे देखिए सैलरीज एंड अलाउंसेस की सैलरी कितनी रहेगी और अलाउंसेस क्या क्या रहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज एंड अलाउंस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी सैलरीज होते हैं और अलाउंसेस होते हैं ये कौन डिसाइड कर रहा है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और पार्लियामेंट की डिसीजन के अकॉर्डिंग इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बार बना ले तो वही रहेगा। बिल बना के या फिर उनको लग रहा है कि नहीं सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए तो उस केस में वो इम्प्रूव होती रहती है, लेकिन तब भी डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट। ये पहली चीज है जहाँ पे खुद पार्लियामेंट के लोग ही आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारी सैलरी क्या होगी। बाकी इंडिया में और कहीं नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग डिसाइड करेंगे सैलरी कितनी होगी, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि सैलरी और अलाउंस वगैरह में कितने होंगे। Parliament and there is no provision of pension in the constitution. However, Parliament has provided pension to the members. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था पेंशन का, लेकिन मेंबर्स ने अपने लिए बना लिया कि भैया हमें पेंशन भी मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ये पहली जगह है जहाँ पे एम्प्लॉय खुद डिसाइड करेगा कि उसकी सैलरी कितनी होगी, और जहाँ पर एम्प्लॉय खुद डिसाइड करेगा तो सोच लो सारे बेनिफिट वो ले ही लेगा। आगे देखिए 1954 the parliament enacted the salaries allowance and pension of membership of parliament act. In 2018 the salary of member was increased from 50,000 to 1 lakh rupees. 2018 में क्या हुआ? सैलरी कर दी गई थी 50,000 से 1 लाख। The constituencies allows from 45,000 to 70,000 per month and the office expenses allowance from 45,000 to 60,000। ये कुछ अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, अलाउंसेस होते हैं जो बढ़ा दिए गए। ठीक है, पर मंथ दिए जाते हैं ये। अर्लियर इन 2010 द डेली अलाउंस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,000 to 2,000 फॉर ईच डे ऑफ रेजिडेंस ऑन ड्यूटी। ठीक है, एक सेकेंड आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लो ये सैलरीज है इनकी, और सैलरीज में आपको देख के मालूम पड़ ही रहा होगा कि काफी सारा अमाउंट इनको मिलता है। हालांकि उनके हिसाब से कम या ज्यादा क्या है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब ठीक ठाक अमाउंट मिलता है। और वैसे भी सैलरी की पड़ी किसमें है ना, आपको लगता है एमएलए और एमपी और प्रेसिडेंट बनने के बाद सैलरी की थी वो फिगर होती होगी, तो वही चीज यहाँ पर है। आगे देखिए फ्रॉम 1970 द मेंबर आर आल्सो एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल ईच 5 टर्म ईयर टर्म एज मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मतलब लगातार ही ग्रो वगैरह होती रहती है, वो चीज छोड़ो काम की नहीं है हमारे। और ये सैलरी भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि हाँ कुछ डेली अलाउंस मिलते हैं, कुछ सैलरी मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी सैलरी के बारे में लिखा हुआ नहीं था, इन लोगों ने खुद ने ही अपनी सैलरी को डिसाइड कर लिया पार्लियामेंट्री रूल के थ्रू। बिसाइड्स दे आर प्रोवाइडेड विद ट्रेवलिंग फैसिलिटीज। इनको ट्रेवलिंग यानी वो एयर इंडिया की फ्लाइट फ्री थी पहले है ना, अभी भी अब देखो मालूम चलेगा कि क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट। दूसरा ट्रेन में जाना फ्री होता है, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन, व्हीकल, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, और ये सब कुछ इनको फ्री में मिल रहा होता है। अगला है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर आल्सो एंटाइटल्ड बाय द पार्लियामेंट। तो इसके अलावा जो बाकी लोग बच गए, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। कुछ फंड्स होते हैं कंट्री के, उसमें से एक है कंसोलिडेटेड फंड। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ जी, किसी सर को आए? संचित संचित निधि। ठीक है, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड मतलब ऐसा फंड जो इंडियन गवर्नमेंट का सेफ फंड होता है, उसमें से इनको सैलरी दी जाती है। इसका मतलब ये भी होता है कि उनकी सैलरी उनके टर्म के ड्यूरेशन में कम नहीं की जाएगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड पर कोई चीज अगर दी गई है तो उसका मतलब यही होती है कि उसकी सैलरी कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फंड से आ रही है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उस पोजीशन पर रहने वाले पर्सन को ये डर ना हो कि उसकी सैलरी वगैरह कम की जा सकती है। ठीक है, इस फियर से बाहर निकालने के लिए उसकी जो सैलरी होती है वो किसे दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। ठीक है, आगे अगला है दे आर चार्ज सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड से उनको पेमेंट मिलेगा।
और दस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये होता है कि उनकी सैलरी पर वोटिंग नहीं की जाएगी कि सैलरी बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, कम करनी चाहिए, देनी है कि नहीं देनी है, उस पर वोटिंग वगैरह नहीं होगी। In 1953, the Parliament enacted the Salaries and Allowances of Officer of Parliament Act. Under this act, Officer of Parliament means any of the following officer, namely the chairman, deputy chairman, the Rajya Sabha, and the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha. इनकी सैलरी के बारे में एक्ट लाया गया था। हालांकि इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बस रीडिंग करिए और आगे बढ़िए। In 2018, the Parliament increased the salary of the chairman and of the Rajya Sabha from 1.25 lakh to 4 lakh। अब देखो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो हमने पढ़ ही लिया था ऊपर वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है। वहां पे हमने पढ़ा था कि 4 लाख सैलरी है। प्रेसिडेंट की कितनी है? 5 lakh। 5 लाख। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाली चीज। Similarly, other officers of the parliament like speaker, deputy speaker of the Lok Sabha, and deputy chairman of the Rajya Sabha are entitled to receive salary per month at the same rate as are payable to the member of parliament। बाकी लोगों को, सर हाँ जी, सर ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संचित निधि से मिल रही है सैलरी और सदस्यों को कहाँ से मिल रही है? बिल्कुल सदस्यों को भी वहीं से ही मिल रही है, फिर इन लोगों का अलग से क्यों दिया सर? क्योंकि वो कमांड करते हैं ना पूरी की पूरी डिपार्टमेंट, मतलब अपने पूरी की पूरी पार्लियामेंट को, इसलिए उनको कहना जरूरी है कि वो डरे ना किसी से। क्योंकि बाकी लिखा हुआ है ना, जितनी यहाँ पे देखो ये भी तो आ गया अभी, ये लाइन वही थी। अगर आप ये लाइन सुन लेते ना तो फिर पूछते नहीं वाली क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या नेक्स्ट लाइन मैंने भी जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी है कि लोकसभा का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ सैलरी पर मंथ एट द सेम रेट एज आर पेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या हुआ उसी रेट पे मिलती है, उसी वही सैलरी मिलती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। तो कौन सी सैलरी वाली? मतलब चाहे चेयरमैन बन जाओ, डेप्यूटी चेयरमैन बन जाओ, स्पीकर बन जाओ, सॉरी डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर। चेयरमैन तो जो है वो प्रेसिडेंट है तो उनको अलग से मिल रही है। इन सभी की सैलरी सेम रेट से सेम जगह से आ रही है, ठीक है। हालांकि अलग से पार्लियामेंट का ही फंड होता है, पार्लियामेंट का अलग से ही फंड होता है, लेकिन ये मान लीजिए जैसे जितनी भी बड़ी पोजीशंस होती है ना, उन सभी की जो सैलरीज है, जितनी बड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट का ले लो, आप जो चीफ जस्टिस है, तो उन लोगों की सैलरी कहाँ से आ रही होती है? कंसोलिडेटेड फंड से आ रही होती है। बाकी जो मेंबर होते हैं ना उनकी भी उसी फंड से आती है, लेकिन वो वेरी करती है। देखो कब हो सकता है कंसोलिडेट से दे, हो सकता है नहीं दे, वो खुद के अपने फंड से दे, लेकिन मोस्टली किससे आएगा? कंसोलिडेटेड फंड से आता है। मतलब जितने भी बड़ी पोजीशन है ना जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी चीज का, उनकी सैलरी किससे आती है? कंसोलिडेटेड फंड से आती है। Further, each officer of parliament other than the chairman of the Rajya Sabha is entitled to receive daily allowance। ठीक है, हर किसी को डेली अलाउंस वही मिलेगा, मतलब डेली के बेसिस पे जो भी कुछ मिल रहा है उसको, 20,000 30,000 ऑफिस रखने, ऑफिस में वर्कर रखने का, वो सब कुछ। फॉर ईच डे ड्यूरिंग द होल ऑफ दिस टर्म एट द सेम रेट इज पेएबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाकी ये सैलरी में इतना फोकस मत करो, है ना, ये यूपीएससी के हिसाब से जीरो है, मतलब काम की चीज नहीं है। क्योंकि जो चीज हमें लगती है ना कि अरे वाह ये पहले पढ़नी चाहिए, वही काम की नहीं होती है हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सैलरी कितनी मिल रही है, कितना रुपया, कितना, वो सब कुछ काम का नहीं है। Also, each officer of parliament, other than the chairman of the Rajya Sabha, is entitled to receive a consistency allowance at the same rate as is payable to the member of parliament। Constituency से मतलब अपने constituency में काम करने के लिए, क्योंकि वो जाएगा constituency में, फ्यूल खर्च होगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, 2-4 लोगों को साथ में लेके जाएगा, तो वो सब कुछ भी इनको पेमेंट दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे पेमेंट होते हैं 50 तरीके के, वो सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट, the sumptuary allowance is paid to Speaker of the Lok Sabha at the same rate is payable to a cabinet minister। ये पहले भी आ चुका है। क्या नाम, क्या मतलब था इसका, सम्प्यूटरी अलाउंस का? हाँ जी, पहले पढ़ा है कहीं पे? क्या मेरी आवाज आ पा रही है?
सर लाइक सुबह सुबह मतलब लाइक जो सर डेली उस पे जो खर्च होता है सर उसको बोलते हैं क्या सब्सिडी अलाउंस? और बताओ, सब्सिडी और आई कोई? डोंट नो सर। ओके, और कोई? देखो क्या होता है ना, आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जब भी कोई बड़ा ऑफिसर किसी छोटी जगह पे जाएगा तो उसका कुछ ग्रीटिंग वीटिंग करनी पड़ेगी, कुछ रुपए खर्च होते होंगे ना, माला वाला लेके आते हैं, बुके लेके आते हैं। तो ऐसे ही एक तरीके से स्वागत खर्चा होता है, ये सत्कार खर्चा जैसे हम लोग बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे मान लो कि हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है जिससे वो छोटे मोटे काम कर पाए। जैसे कभी भी आप देखना किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कभी कुछ फंक्शन होता है तो वहां पे बुके लेके आना, फूल वगैरह, ठीक है, माला वगैरह, वो सब कुछ। तो वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट है तो कोई पर्टिकुलरली कोई एम्प्लॉय अपनी जेब से देगा नहीं ना, तो वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? वो खर्चा ये है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर इसी में काउंट होता है। कितना मिलता है? लगभग 2,000 पर महीने। Likewise, the sumptuary allowance is paid to the Deputy Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha at the same rate is payable to the Minister of State, और इनको कितना मिलेगा? 1,000 रुपये पर मंथ। तो ये अलग अलग है और बिल्कुल भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। कभी ऐसे पूछा भी नहीं जाता कि किसको कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि अगर ये देखो यूपीएससी वाले सैलरी वाले के बारे में पूछने लगेंगे ना, तो एक तरीके से उन्हीं का डिग्रेडेशन मान लो आप, कि वो लोग पब्लिक को या फिर जो एस्पिरेंट्स उनको रुपए के बारे में सिखा रहे हैं। जबकि होता क्या है, यूपीएससी का मेन कंसर्न क्या होता है? कंट्री के बारे में सोचने की थिंकिंग डेवलप करना। ऐसा क्वेश्चन पूछ के वो मेरे को नहीं लगता कि मॉनेटरी वैल्यूज को इम्प्रूव करेंगे, मतलब लोगों के मन में, तो आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ऐसा आना चाहिए कि किसकी सैलरी कितनी है, अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ भाई कभी कितना बेनिफिट हो सकता है। अगला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो वही कौन कौन से लोग चेयरमैन होंगे, स्पीकर कौन है, डेप्यूटी स्पीकर कौन है, उनकी पावर क्या है, वो सब कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देयर इज अ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर फॉर द लोक सभा, and a chairman and deputy chairman for the Rajya Sabha. A panel of chairpersons for the Lok Sabha and a panel of vice chairpersons for the Rajya Sabha is appointed. देखो क्या, पहले लोकसभा की बात करते हैं। एक तो गया स्पीकर, जैसे ओम बिरला है अभी। फिर एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं कि मान लो स्पीकर की कुछ तबीयत खराब है या फिर कुछ भी परेशानियां हैं, व्यस्तताएं हैं, बिजी हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर चलाएंगे। अब मान लो डेप्यूटी स्पीकर की भी कोई समस्याएं, दिक्कतें हैं, बिजी है कहीं पे, तो एक पूरा पैनल बनाया जाता है 15-20 लोगों का कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है। उसी को बोलते हैं पैनल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर तो एक ही होगा, बस डेप्यूटी स्पीकर के बहुत सारे नाम होंगे। ऐसे ही राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन हो गया, और चेयरमैन तो आपको मालूम ही है, फिक्स है, वाइस प्रेसिडेंट होगा। देन डेप्यूटी चेयरमैन दूसरा बना दिया गया हाउस में से ही किसी को। देन उसके अलावा अगर मान लो ये भी नहीं है अवेलेबल, तो एक पूरी लिस्ट बनाई जाएगी जो लोग टाइम टू टाइम वर्क करेंगे। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि देखो क्या होता है, बहुत लंबी प्रोसीडिंग चलती है। सुबह आ गए, हालांकि लंबी तो नहीं है, प्राइवेट नौकरी करने वाले को तो मालूम है कि भैया सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। ये लोग क्या होते हैं, ऐसे सवेरे 11 बजे से हाउस स्टार्ट हुआ, 11 से 5 या 6 चलना है, तो 11 से 5 या 6 में कई बार बीच में लोग मेंबर चेंज होते रहते हैं सीट्स पर। आप अगर कभी देखते हो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स तो देखना आप कि बार बार जो सिटिंग पर्सन होगा वो चेंज होता रहता है। किसी ने देखी है प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की? यस सर। हाँ गुड। तो वहां पे आप देखोगे कि वो पर्सन चेंज होता रहता है, और वो इसीलिए किया गया है कि किसी भी एक पर्सन पे पूरा का पूरा लोड ना आए। अब आगे देखिए, टेन्योर क्या होगा स्पीकर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। तो कहीं अलग से नहीं आता है, अपने ही मेंबर में से पहली दूसरी सीटिंग में वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बनेगा। व्हेनेवर द ऑफिस, अच्छा आपको लग रहा होगा कि जब पहली सीटिंग में डिसाइड किया तो उससे पहले कौन था, किसी को लग रहा है? अभी आ जाएगा आंसर उसका। व्हेनेवर द office of the speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. The date of election of the speaker is fixed by the president. पहली बात तो ये है कि डेट जो है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करता है कि कब
किसको बनाना है। यूजली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। मोस्टली तो ये होता है कि जितने टाइम का लोकसभा उतने टाइम तक एक ही स्पीकर रहता है, लेकिन चेंज भी कर सकते हैं बीच में। However, he has to vacate his office earlier in any of the following three cases. तो 3 केस में वो अपनी सीट खाली कर सकता है। If he ceases to be a member of the लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर बनने के लायक ही नहीं बचा तो हट जाएगा। If he resign by writing to the deputy speaker, अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर अपना रिजाइन किसको देगा। अब लोगों को याद आता है कि यार स्पीकर को अपॉइंट किसने किया था, या तो सारे के सारे मेंबर्स ने किया था या फिर हमारे मन में आया कि प्रेसिडेंट ने किया होगा, तो हम सोचते हैं कि यार स्पीकर रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को। नहीं, गलत है। स्पीकर किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को अपना रिजाइन देगा। इफ ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल, then member of the Lok Sabha, such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice. कहने वाली बात यह है कि अगर लोकसभा के जो मेंबर हैं आपस में रेजोल्यूशन पास करके हटाते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब या फिर उनके स्पीकर को, प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे उस हाउस का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, अगर कभी निकल भी जाए मन मेरी गलती से तो ध्यान रखना कि ये हाउस के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, नहीं स्पीकर की। तो स्पीकर को अगर हटाया जा रहा है तो उसको पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। अगर एक खुददार आदमी क्या करेगा, 14 डेज का नोटिस मिला और उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई तो पहले ही रिजाइन कर देगा, बोले ठीक है झंझट छोड़ो, क्योंकि जो भी रिजाइन नहीं करेगा ना पहले उसका इतिहास बन जाएगा। तो इसीलिए मोस्टली ये होता है कि अगर नोटिस मिलता है किसी को तो वो रिजाइन कर देते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो रिजोल्यूशन अगर पास हो जाएगा तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अगला है व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर उसको हटाने के लिए ही रिजोल्यूशन पास किया गया है तो उस केस में वो उस हाउस का प्रेसिडेंट या तरीके से स्पीकर बैठेगा नहीं, कोई और बैठेगा। जो हमने बताया ना लिस्ट थी, डेप्यूटी स्पीकर है, फिर पैनल ऑफ स्पीकर है, उनमें से कोई भी रहेगा, ये नहीं रहेगा। दो ही मे बी प्रेजेंट, ठीक है, तो एज ए स्पीकर नहीं रहेगा लेकिन नॉर्मली बैठ सकते अगर मन कर रहा है बैठने का हाउस में। However, he can speak and take part in the proceedings of the house at such a time and vote in the first instance, though not in the case of an equality of votes. अब देखो ये चीज क्या बोली है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताओ, अगर किसी बिल को बनाने के लिए जब दोनों यस और नो, ठीक है, एक सेकेंड ना, देखिए यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे क्या होता है, अगर बराबर वोट मिल रहा है किसी भी चीज को लेकर, यस के लिए भी और नो के लिए, तो फाइनल वोट देने की पावर किसमें होती है? स्पीकर की बात होती है। लोकसभा की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसके ऊपर केस चल रहा होगा ना हटाने का, तभी सबसे पहले वोट दे देगा, बाद में डिसीजन वोट देने की पावर उसके पास नहीं होगी, क्योंकि खुद ही के बारे में तो केस चल रहा है कि उसको रखना है हटाना है। अगर उसको ही डिसीजन वोट देने का राइट मिल गया तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो इसे ध्यान रखो, जब इनके ऊपर खुद ही के ऊपर केस चल रहा होता है, यानी इनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो इनको फाइनल वोट देने का राइट नहीं होता है, और जैसे बोलते हैं इक्वलिटी वोट। इक्वलिटी वोट देने का मतलब ये होता है कि वो वोट जिससे डिसीजन होगा कि ये चीज बने, अप्रूवल में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आई थिंक हो गया होगा। आगे देखो, इट शुड बी नोटेड हियर दैट व्हेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, द स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। जो चीज मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोली थी कि जब भी नया नहीं आता होगा तब कौन रहता होगा, है ना, उस चीज का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। जब तक नया स्पीकर नहीं बनता है तो पुराना वाला ही रहता है मोस्टली। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहली ही मीटिंग में जो फर्स्ट सिटिंग होती है, फर्स्ट सिटिंग में ही वो क्या कर लेते हैं, अपना नया स्पीकर डिसाइड कर लेते हैं। तो उससे पहले कौन होगा? फर्स्ट सिटिंग से पहले जो पुरानी वाली लोकसभा का स्पीकर था ना, वही स्पीकर रहता है, ठीक है। तो आप समझ आ गई होगी। अब ऐसे सोचो, जब सबसे पहली बार मीटिंग की गई होगी, पहली बार लोकसभा बैठी होगी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तब कौन था स्पीकर? याद आ रहा है? कुछ बताया था मैंने आप लोगों को। यस, एनीवन? अरे अभी तो वॉइस आ रही है ना मेरी? यस सर। यार कुछ तो, यार मेरे को तो खुद को दुख हो जाता है यार, कुछ तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो कुछ भी यार। अरे नो, सर पहले स्पीकर रहते हैं, कौन रहते हैं? पहले वाले हैं। अरे पहली पहली की बात कर रहे हैं, पहली बनी होगी।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाँ बने जब लोकसभा, तब कौन रहा होगा? तो सर पहले वाले ही रहे होंगे ना। अरे भगवान, और कोई? सर भीमराव अम्बेडकर। ए भगवान यार, तुम लोग है ना, सर क्या पूछना चाह रहे हैं सर, एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मतलब सुन नहीं रहे हो नूब? नहीं सर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो वो बनी होगी सर, जो स्टेट्स वाली बनी थी सर, उसकी बात कर रहे हैं ना, जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह की, वो बता रहे हैं ना आप, मैं पूछ बस रहे हैं। ये बताना सुनो सुनो सुनो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे लोकसभा जब फर्स्ट सिटिंग हुई होगी लोकसभा की, तो फर्स्ट सिटिंग तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे डिसाइड किया होगा? जब पहली दिन डिसाइड हुआ होगा ना, पहली मीटिंग हुई होगी, तो कौन बना होगा स्पीकर, या फिर चेयरमैन तो कौन रहा होगा फर्स्ट मीटिंग तो प्रधानमंत्री रहेंगे सर, जवाहरलाल नेहरू, का? ऐसा कुछ। ये तो कैसे उम्मीद नहीं, मतलब? ये तो उम्मीद नहीं थी मेरे को। और बताओ, और कोई? और कोई भी नहीं है यार? मतलब ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार। मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, फिर कैसे निकलेगी यार यूपीएससी? यूपीएससी क्या, इससे तो पीसीएस नहीं निकलेगी भाई। चलो यार, इतना बड़ा धक्का लगा मेरे को, रुको हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग जरा रोक देता हूँ। जब पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन जो थे ना, उनको रखा गया था, और वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग मैंने लिखवाया भी था आपको। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर, नवंबर, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को स्पीकर बनाया गया, यानी एक तरीके से प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? प्रेसिडेंट बना दिया गया था। उसके बाद से लगातार वही प्रेसिडेंट रहे 1946 से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुई, कब खत्म हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 20 49। हाँ, 26 नवंबर 1949 जब उन्होंने बोल दिया कि एक तरीके से हमारा काम पूरा हो गया, तो उस दिन एक तरीके से काम तो खत्म हो गया था, लेकिन फाइनली कब खत्म हो गया? 26 जनवरी 1950, जिस दिन से हम लोग रिपब्लिक हो गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बन गया, बात खत्म। उसके बाद से जो आगे चला वो क्या चला? हमारा हाउस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कब हुए थे? 1951 में, 51 52 ये टाइम है इलेक्शंस का। उसके बाद पीएम बना है, उससे पहले पीएम जैसी कोई चीज ही नहीं थी, ये चीज ध्यान रखो आप। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही गलत है, कभी बोल मत देना किसी को कि पहले हाउस में पीएम था। पीएम तो बहुत बाद में बन रहा है। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पीएम कब बन रहा है? 1951 और 2 के बाद इलेक्शन हुए, जो 52 में इलेक्शन हुआ, एक तरीके से रिजल्ट आया जिसका। तो 51 में जब इलेक्शन हुए, तब उसके बाद जब रिजल्ट आया तब बन रहा है पीएम। तो उससे पहले से पीएम तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उससे पहले तो बस सर चल गया। एक्चुअली सर बात ये थी सर, आप क्वेश्चन जो पूछ रहे थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो सर वो जो चीज थी सर, दिमाग में क्लिक नहीं कर रही थी सर उस समय। लाइक क्या हाँ, मतलब, बाद में सर समझ में आया कि वो क्या कहते हैं, जब वो चल रहा था सर, बन रहा था ये वो जब बन रहा था, क्या उसको बोलते हैं सर, इंडिया का कॉन्सेप्ट। संविधान जब बन रहा था हाँ, सर, तब का सर, मतलब ये बात थी सर, वो रिकॉल नहीं हो रहा था। लेकिन यार बड़ा मतलब धक्का लग रहा है इस चीज को जान के मेरे को कि इसका आंसर नहीं आता आप लोगों को। और बाकी लोग भी जग रहे हैं कि सो गए हैं? एक सेकंड दो मेरे को, है ना, बाकी लोगों को जवाब देना एक बार तब तक। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान एग्जामिनेशन नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया होगा, आधा अधूरा काम मत करो। इस चीज से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना तो जरा जिंदगी एंजॉय कर पा रहे हैं और ना पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इससे बेटर क्या है ना, एक काम कर लो यार, जिंदगी एंजॉय कर लो या फिर पढ़ाई कर लो, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। और ये चीज लिख लो आप लोग, दोनों काम एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। जो कोई बनता है ना कि मैंने मजे भी किए और पढ़ाई करके मैं आईएएस बन गया, वो ऐसे ही बना रहा है क्योंकि वो बन चुका है ना, उसको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो दुनिया को बोल रहा है कि ऐसे किया वैसे किया। जैसे आपको मैं बता दूं, अब पढ़ाऊंगा मैं भी, है ना, ऐसी चिंता करो, पढ़ाऊंगा भी, कंटिन्यू करेंगे हम लोग दोबारा आगे से। इनको चीज समझ लो आप लोग। और ये मैं 100% से बता रहा हूँ आपको कि जिसको भी लगता है ना कि हम लोग सारे काम भी कर लेंगे पढ़ाई भी हो जाएगी, वो नहीं होगी। या तो पढ़ाई होगी या फिर काम होंगे। काम करोगे पढ़ाई भी करोगे तो आधा अधूरा चीज हो जाएगा। काम कहने का मतलब ये है एंटरटेनमेंट वाले काम, जिसमें आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप 7-8 घंटे नहीं दे पा रहे हो ना पढ़ाई को, तो दिक्कत है, देना पड़ेंगे आपको 7-8 घंटे। तो उससे कम में काम चलेगा ही नहीं। चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कई बार पढ़नी पड़ेंगी, एक बार पढ़ी हुई चीज तो याद होगी ही नहीं।
ऐसे एक बार कई लोग बोलते हैं सिलेक्शन के बाद, तो सिलेक्शन के बाद तो कुछ भी बोल दो। जैसे किसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाए ना, आप कुछ भी बोलना कि भैया मैं तो उल्टे लटक के पढ़ता था, लोग मानेंगे क्योंकि हो गया है सिलेक्शन। बट ऐसा एक्चुअल में तो है नहीं। तो पॉइंट ये है, पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप फोकस होके बैठोगे, चीजें रिकॉल होनी चाहिए। अगर नॉर्मल केस में रिकॉल नहीं हो पा रही ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब इंटरव्यूअर पूछेगा ना आपके सामने बैठकर, आप इंडिया की कैपिटल नहीं बता पा रहे होगे, दिमाग ब्लैंक हो जाएगा फियर की वजह, डर की वजह से। और ये किसी ने अगर फेस किया हो कभी इंटरव्यू, तो उसको मालूम होगा कि दिमाग फ्रीज हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वो आपसे आपका नाम पूछेगा ना, नाम गलत बता दोगे आप, खुद का नाम। तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखो, उसकी अभी से प्रैक्टिस करो आप। नहीं थोड़े सुबह सुबह है ना, थोड़ा फोकस करो अपने ऊपर जिंदगी में। क्योंकि यार इसका उम्मीद नहीं थी मेरे को कि मैं तो यहाँ तक पहुंच गया, मैं 22वें चैप्टर पे आ गया और आप लोगों को पहले चैप्टर की कहानियां याद नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। और ये लोग हैं, मनीष है, ओके, अर्गदीप है, सैम सिराज, आप हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे हूँ। हाँ हाँ, आप तो हो, ठीक है। और ये नीरू, नीरू शर्मा, हाँ, कौन सी क्लास में, मतलब आप क्या कर रहे हैं आजकल, मतलब पढ़ाई करते हैं या फिर तैयारी ही कर रहे हैं? सर हिंदी मीडियम आपने जो चैप्टर करवाया ना, ठीक है, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही मौलिक है। अधिकार हाँ हाँ, वो कर रहे हैं और अच्छी तरह से। ठीक है, ओके फाइन। देखो हिंदी इंग्लिश मीडियम, मैं आपको बता दूं आपको, हाँ देखो, नेट का इशू है। हाँ नो इशू, ठीक है, ओके फाइन। एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, जो ऐसे कोई लोग बोलते हैं सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को मालूम है कई लोग आते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम से रहे हैं, कुछ लोग हैं इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। हिंदी मीडियम वाले सेल्फ डाउट में रहते हैं हमेशा। होता है डाउट आप लोगों को कि हम लोग तो वीक है, कमजोर हैं, इनसे हम तो सीख ही नहीं पाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं यार हम तो इंग्लिश मीडियम वाले, हम कुछ भी कर लेंगे। दोनों ही बातें गलत है। पहले तो हिंदी मीडियम वालों को सेल्फ डाउट करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, अभी तक आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे आप ऐसे मानो कि अगर आप मान लीजिए डीएम बन गया, कुछ भी बन गया, XYZ, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब बन गया, ठीक है, कहीं पर भी जॉब में लग गए आप, तो उसके बाद बताओ मेरे को, अगर कोई इंग्लिश में बोलता है तो क्या आप उसे ये बोलोगे कि हिंदी में बोले, समझ में नहीं आई बात? मतलब अल्टीमेटली आपको किसी भी पोजीशन पे खड़े होकर ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा थोड़ा फोकस करें कि इंग्लिश बोलनी आती हो। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, कई मूवीज में देखा होगा कि कोई हिंदी ही जानता था, उसका बड़ा मजाक बन रहा था, फिर अचानक से वो इंग्लिश भी बोल देता है। कई मूवीज में आपने ये सीन देखा होगा। ऐसा क्यों बताया जाता है? वो इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको कि दोनों ही लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, हिंदी और इंग्लिश इक्वल तरीके से। नहीं आती आप मेहनत करो, सीखने से ही आती है। ना तो इंग्लिश मीडियम वाले को बचपन से इंग्लिश आती थी, ना हिंदी मीडियम वाले को बचपन से हिंदी आती थी, दोनों ने सीखी। अभी अपने पास टाइम है तो आप सीख लो, ठीक है। तो कोई भी चीज ऐसे अपने आप को बाउंड मत करो कि ये काम तुमसे होगा ही नहीं। कोई काम होगा या नहीं होगा, ये आप खुद डिसाइड करते हो कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई काम से होगा ही नहीं, होगा। अभी गन रख देंगे ना कि भैया 3 दिन में पढ़ के दिखानी है इंग्लिश, नहीं तो गोली मार देंगे। आप इंग्लिश से छोड़ो, आप उर्दू पढ़ लो, उर्दू क्या मतलब कुछ भी है, तो जर्मन फ्रेंच पढ़ लोगे। जब खतरा नजर आएगा ना आपको कि काम करना ही करना है, मेरा पॉइंट समझ रहा है आपको कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी मेहनत ही यस सर। नहीं, हम अपनी मेहनत करते ही नहीं है। हम तो कहते हैं चल रहा है ना काम, छोड़ो ना, क्या करना है, हम तो हिंदी मीडियम वाले। नहीं, दोनों आनी चाहिए आप लोगों को। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी आनी चाहिए, बता दूं मैं आपको। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, उनको हिंदी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अभी भी हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं, जो मतलब सॉरी स्टेट्स हैं, ये यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे जो जितने भी ऑर्डर पास होते हैं ना, ऑर्डर्स, वो हिंदी में ही पास होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ऑर्डर छापती है, अगर खुद ही को नहीं मालूम ना तो कुछ भी छप जाएगा, DM सस्पेंड हो जाएगा इस चक्कर में। और नहीं तो आप देख लेना, जितने भी ऑर्डर पास होते हैं ना, DM के नीचे साइन करता है, उसके ऊपर ऊपर हिंदी में लिखा होता है। नहीं भरोसा है, गूगल सर्च कर लो आप, नोएडा DM, कहीं का भी DM ले लो, दिल्ली का DM ले लो, जिसने भी कोरोना के टाइम में ऑर्डर पास किए, सारे सारे हिंदी में थे। और ये भी ध्यान रखना कि आंख बंद करके साइन नहीं किए होंगे उसने। जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग कहीं पे भी बोलते हैं लोग साइन कर दो, करती है, वो DM है, आंख बंद करके साइन नहीं करता है, वो पढ़ता है पूरा का पूरा हिंदी में। और वो भी हिंदी कौन सी, प्योर हिंदी वाली चीज है। नहीं तो गूगल कर लेना, DM जितने भी ऑर्डर निकाल रहा होता है ये लोकल पब्लिक के लिए, कि भाई कोरोना का टाइम आ गया, मास्क पहन के बाहर निकलना है, कोरोना का टाइम आ गया है,
फलानी चीज बंद रहेगी, फलानी चीज ओपन रहेगी, फर्स्ट फेज सेकंड फेज जो हमने अनलॉक किया था सब कुछ हिंदी में आया था, ठीक है। तो उसलिए आप ध्यान रखो कि इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए हम लोगों को, ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही चीज आ रही है। चलो इतना प्रवचन काफी, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, है ना, पढ़ाई करो। नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछो चीजों को, दिन भर पढ़ो। अब देखो रोल, पावर एंड फंक्शन क्या होता है, मतलब क्या रोल है बेसिकली इन लोगों का। तो देखिए, द स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। हेड है बेसिकली, तो मतलब बाकी सारे मेंबर्स के सबऑर्डिनेट तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से काम चलता रहे लोकसभा का प्रॉपर तरीके से, ये देखने का काम किसका है, स्पीकर का है। ही इज द गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, मतलब ये जो पावर है लोकसभा की उसका गार्डियन है वो, और मेंबर्स को कौन कौन से बेनिफिट मिलने चाहिए ये भी कौन देखेगा, स्पीकर ही देखेगा। द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज, सब कुछ इसके अंडर में आता है। ही इज द प्रिंसिपल स्पोकमैन ऑफ द हाउस, मतलब मेन पर्सन यही बोलता है कि सर आप बोलो। जैसे आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखी होंगी ना, तो स्पीकर हर एक मेंबर को टाइम अलॉट करता है, यहाँ तक कि पीएम को भी टाइम अलॉट करता है कि भाई 1 घंटे बोलोगे, 2 घंटे बोलोगे, आधा घंटे बोलोगे। इसके अलावा आपने अगर सुना हो तो बोलता है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड, प्लीज सिट डाउन। अगर आपने देखा हुआ है प्रोसीडिंग्स को, इसका मीनिंग ये होता है कि वो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जब कोई मेंबर बोलता जाता है बैठता ही नहीं है, तो वो ये बात बोलता है कि ये चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है और आप वो बैठ जाइए। इसका मीनिंग कौन इंसान क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कब पूछेगा, कितना टाइम मिलेगा, रिप्लाई कैसे आएगा, कौन से इश्यू उठाए जाएंगे, और अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो हाउस कैसे रन करेगा, ठीक है। रनिंग ऑफ द हाउस डिसाइडेड बाय द स्पीकर, टोटली स्पीकर डिसाइड करता है कि किस तरीके से होगा। और द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मेंबर्स इज फाइनल, अगेन वही वाली बात, ध्यान देना यहाँ पर बोल दिया गया है क्या, उसके डिसीजन क्या होंगे, फाइनल होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि फाइनल तो होंगे, बट कुछ केसेस में क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फाइनल तो नहीं है, लेकिन तब भी छोटे छोटे कामों के लिए फाइनल होते हैं। He is thus much more than merely the presiding officer of the लोकसभा, ये थोड़ा ज्यादा होता है। मान लीजिए कि सिर्फ ये लोकसभा के अलावा कुछ और भी चीजें देख रहा होता है, कैपेसिटी थोड़ी सी और भी ज्यादा होती है। क्या क्या है, in these capacities he is vested with vast, varied and vital responsibilities and enjoy great honor, his dignity and supreme authority within the house and supreme authority in the house। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल तो जो चीजें हैं वो हैं ही, लेकिन इसके अलावा ये हाउस के अंदर, जैसे कि इसको जब बोला जाएगा ना, तो मतलब जैसे मैं बोलूँ ना इसको, तो इसको बोलना भी गलत है, ठीक है। जैसे इनको बोला जाएगा कि हाँ कि सर स्पोक पर्सन या फिर सर चेयरमैन सर, ऐसे करके इनको एड्रेस करते हैं जब भी कोई भी खड़ा हुआ होगा। जब नीचे कोई, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी मिनिस्टर है, यहाँ तक कि मोदी जी भी हैं, तो उनको क्या बोल रहे होंगे, स्पीकर सर या फिर मैडम स्पीकर, अगर कोई फीमेल है तो उस केस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कोई डिसग्रेस नहीं कर सकता, मतलब इनके अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो आप। हाउस के अंदर फाइनल अथॉरिटी है, डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ओनर को मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो वो किसी भी पर्सन को हाउस से बाहर निकाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं 1 सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए, फिर हटा भी सकते हैं। टोटल पावर हाउस में क्या होना है वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिराइव्स हिज पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम 3 सोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके पावर आई कहां से, मतलब स्पीकर का पावर कहां से आती है। That is the Constitution of India, the rules of procedures and conduct of businesses of Lok Sabha and parliamentary convictions। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पावर इनके पास आ रही है, वो पहली बात तो पावर कहाँ लिखी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो मिल गई। दूसरा, अभी तक जितने भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू कंडक्ट करने के मीटिंग्स को, उन सभी चीजों से भी इनको पावर मिली होगी, क्योंकि इतने साल हो गए, 70 साल के आसपास हो गए, तो जो भी चीजें बनती गई कि भाई ऐसा होता है तो उससे ही वो पावर मिल गई इनको। इसके अलावा अभी तक पार्लियामेंट ने जो अपने आप में कुछ चीजें इन्वॉल्व की होंगी, जैसे होता है ना जब आप खाना बनाते हो, मान लो किसी को रोटी बनाने का शौक है, तो वो रोटी फूलेगी कि नहीं फूलेगी ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको रखो और बस गैस चला दो, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर टाइम में उसको फ्लिप करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो ये जो फ्लिप करने वाला टाइम है ना, वो आपने खुद सीखा है कि कब फ्लिप करना है ना। और रोटी फूली हुई है, वो कितना फूल सकती है, उसके बाद फट जाएगी, वो सब कुछ चीजें भी आपने खुद ने सीखी है। मतलब ये मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि मोस्टली लोग घर वाले हैं यहाँ पे खाना वाना बनाते होंगे। तो दूसरी चीज यहाँ पे वही समझिए कि अभी तक पार्लियामेंट में जो भी कुछ चला
उससे जो चीज इवॉल्व हुई, कन्वेक्शन यानी जो चीज बनी, उस चीज से भी इनको पावर मिलती है, और वो कहीं लिखी हुई नहीं है, वो क्या है, अनरिटन है। तो यहाँ पे देखो, रेगुलेटरी पावर दैट आर अनरिटन एंड अनस्पेसिफाइड इन द रूल्स, वो सिर्फ कन्वेक्शन से है। कन्वेक्शन मतलब अभी तक इतनी बार पार्लियामेंट चला लिया है तो कुछ ना कुछ चीजें बन गई, डिसाइड हो गई, तो वही चीज अभी भी फॉलो की जाती है, हालांकि वो चीज कहीं पे लिखी हुई नहीं होगी, और इन तीनों जगह से उनको पावर मिलती है, और इसी अकॉर्डिंग वो रन करते हैं अपने हाउस को। इसके अलावा ऑल टुगेदर ही हैज द फॉलोइंग पावर्स एंड ड्यूटीज। अब पावर क्या क्या है? पहला, he maintained order, decorum in the house for conducting its business and regulating its proceedings. डेकोरम को मेंटेन करना, और जो डेली के काम है, जो हाउस के काम होते हैं, उसको कंप्लीट करवाना। दिस इज हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और डेकोरम मेंटेन करने के लिए जो करना है वो कर सकते हैं, वो उनकी फाइनल पावर इनके पास होती है। He is the final interpreter of the provision of the Constitution of India, rules of procedures and conduct of businesses of Lok Sabha and the parliamentary proceedings within the House. कहने वाली बात यह है, इंटरप्रेटेड मतलब होता है समझाने वाला, कि भैया क्या लिखा हुआ है मैं बताऊंगा। इंटरप्रेटेड करते हैं, बताते हैं प्रोविजंस क्या क्या है, हाउस कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, पावर्स क्या क्या है, लोकसभा में कैसे काम करना है, इन सब के बारे में कौन बताएगा? स्पीकर बताएंगे, ठीक है ना। अगला है, ही एडजर्न द हाउस और सस्पेंड, मतलब वो एडजर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब समाप्त आज के लिए ऐसे करके, या फिर सस्पेंड कि भाई आधे घंटे के लिए सस्पेंड, 1 घंटे के लिए सस्पेंड, दोबारा मिलेंगे। द मीटिंग इन अब्सेंस ऑफ कोरम, कोरम मतलब होता ये है कि मान लीजिए लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 545 मेंबर है, अगर 545 के 10% लोग भी नहीं आए तो उसे बोलते हैं कि कोरम ही इनकम्प्लीट है। ये नंबर डिसाइड कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इस नंबर को। बेसिकली कोरम वो मिनिमम नंबर होता है कि इतने लोग आ गए तो हाउस चलाएंगे, और उससे नंबर से कम लोग आए हैं तो उसे हम बोलते हैं कि कोरम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये तब भी सस्पेंड कर देते हैं मीटिंग को जब कोरम कंप्लीट नहीं होता है। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कि प्रोसीडिंग्स के टाइम में कौन कितने लोग मेंबर होने चाहिए। लिखा हुआ भी है, द कोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10। 1/10 मतलब क्या है? 10%, ठीक है ना। अच्छा, 1/10 में 10% बोलते हैं तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना। 1/10, 1/10 होता है, परसेंट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने समझाया भी होगा आपको उसमें थोड़ा सा, और इसको 10% बोलते हैं। तो 1/10 वाला होता है 10% मेंबर। ओके, आगे देखिए। तो 1/10 से 10% मेंबर भी नहीं आए तो उस केस में वो कर सकते हैं सस्पेंड, ठीक है। अगला है, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जब भी कभी होगा तो पहली बार वोट नहीं करेंगे। हमने ऊपर ही पढ़ लिया जब हमने बात की थी अभी कि स्पीकर को हटाने के लिए प्रोसेस चल रहा होगा तब। ये कब वोटिंग करते हैं? जब दोनों तरफ इक्वल इक्वल वोट पड़ जाते हैं, तब ये फाइनल डिसीजन मेकिंग वोट देते हैं। बट ही कैन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ अ टाई, टाई यानी दोनों बराबर वोट आ गए। इन अदर वर्ड्स, ओनली व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट। सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट एंड इट्स पर्पस इज टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। इसका मोटिव ये होता है कि जो दोनों की डेडलॉक चल रहा है कि काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए ये वोट किया जाता है। अगला है, he presides over a joint sitting of the two houses of parliament. Such a sitting is summoned by the president to settle a deadlock between the two houses of on a bill. तो ये चीज समझ लो, जब भी किसी बिल पर, मान लीजिए लोकसभा तो अप्रूवल कर रहा है, राज्यसभा बोल रहा नहीं कर रहा है पास, हम अब जो एब्सोल्यूट पावर होती है लोकसभा के पास वो सिर्फ होती है मनी बिल के रिगार्डिंग। मनी बिल तो लोकसभा पास कर दिया तो राज्यसभा पास करे नहीं करे उसको पास करना ही पड़ता है विद इन 14 डेज। लेकिन मनी बिल के अलावा जो अदर बिल होते हैं उनको मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा पास नहीं कर रही है और वो बिल इंपॉर्टेंट है, तो उस बिल को पास करवाने के लिए क्या करते हैं? ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। और ये चीज मैंने आपको कहीं ना कहीं बताई भी होगी पहले, दोबारा सुन लीजिए। जब भी कभी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उस ज्वाइंट सिटिंग में जो मेंबर बैठेगा वो मतलब जो प्रेस हेड करेगा, जो चेयर करेगा सिटिंग को, वो होता है स्पीकर, ठीक है। और दूसरी बात, जब वो सिटिंग को चेयर करेगा तो हमको मालूम है कौन जीतता है ज्वाइंट मीटिंग में। मोस्टली ज्वाइंट मीटिंग में कौन जीतेगा? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। अरे यार कैसी कैसी बातें बोल रहे हो, राज्यसभा तो नहीं जीतेगा ना, कैसे जीतेगा? 545 होते हैं लोकसभा में,
245 होता है राज्यसभा में। अगर 545 के आधे लोगों ने वोट दिया तब भी 245 ज्यादा होता है। मतलब मेजोरिटी ऑफ केसेस में मोस्टली कौन जीतता है? लोकसभा। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मेंबर भी ज्यादा है और ये हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, दैट्स वाई इसके अंदर जो चेयरमैन बनेगा वो चेयरमैन भी कौन होता है? स्पीकर होता है। तो कौन जीतेगा? लोकसभा के मेंबर जीतते हैं हमेशा। ठीक है ना। आगे देखिए, ही प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सीटिंग के अंदर यही होगा, मीटिंग को बुलाना, सस्पेंड करना, डेडलॉक खत्म करना, ये सब कुछ काम इसी के होते हैं, मतलब करवाने के तरीके से। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। ये गुपचुप सीक्रेट मीटिंग बुला सकता है पीएम के कहने पर। व्हेन द हाउस सिट इन अ सीक्रेट नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द चैम्बर। जब भी कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही होती है तो कोई भी अजनबी इंसान नहीं आएगा, चैम्बर में भी नहीं होगा, लॉबीज में भी नहीं होगा, गैलरीज में भी नहीं होगा। सिर्फ अगर आएगा तो स्पीकर से परमिशन लेके ही आएगा। जब कभी कोई नेशनल इश्यूज से रिलेटेड कोई काम करते होंगे ये लोग, तब सीक्रेट मीटिंग बुलाया करते होंगे। अगला है, ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करता है? मार्क कर लो, लिख लो इसको साइड में कहीं, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, स्पीकर डिसाइड करता है, बस वन एंड ओनली पर्सन, स्पीकर, बस खत्म, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर, और स्पीकर के थ्रू लिया गया डिसीजन ही फाइनल होता है। ठीक है, और क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि हाई कोर्ट में अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे, तो यहाँ पर तो बस ये मान लो आप कि यहाँ पे स्पीकर का लिया हुआ डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है कि कोई सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन बता देगा? स्पीकर। क्लियर है? मनी बिल के रिगार्डिंग पावर किसके पास होती है सबसे ज्यादा? जब भी बात करते हैं मनी बिल की, तो पावर जो होगी वो सबसे ज्यादा किसके पास होगी? स्पीकर के पास होगी। एंड लोकसभा के पास, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। चाहे तो पहले दिन ही पास कर दे कि हाँ भाई मनी बिल है, पास होता है, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो आफ्टर 14 डेज वो पास माना जाएगा। एंड मनी बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकते कि भाई चेक करो दोबारा कोई कमी है, वो भी नहीं कर सकते। तो मनी बिल एब्सोल्यूट पावर होती है लोकसभा की। क्यों है ऐसा, आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि देखो लोकसभा चलानी है कंट्री। मान लीजिए कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है मनी की और राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो फंड अटक जाएगा। इसलिए लोकसभा को एब्सोल्यूट पावर दी गई है कि कंट्री रन करती रहे। ये चीज आगे लिखी हुई भी है, हम पढ़ रहा हूँ आगे। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड presented to the president for assent, the speaker endorse on the bill his certificate that it is a money bill। जब भी ये लेके जाया जाता है लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रेसिडेंट के सामने, तो वो बोलते ऊपर लिख देते हैं कि ये मनी बिल है। मनी बिल मतलब साइन करना ही करना है, मना नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट भी साइन करेगा और राज्यसभा भी साइन करेगी, मतलब अप्रूव करेगी। He decides the question of disqualification of a member of Lok Sabha arising on the ground of defection under the provision of the 10th schedule। तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ, किसी ने एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उस मेंबर को हटाना है कि नहीं हटाना है, तो उसके रिगार्डिंग भी यही डिसाइड करता है। 1982 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उस मेंबर को हटाना सही या गलत, वो चीज बाद में सुप्रीम कोर्ट में चेक कर की जा सकती है, फिर उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि जो हटाया गया है सही हटाया कि नहीं हटाया। अगला, he act as the ex officio chairman of the Indian parliamentary group which is a link between the parliament of India and the various parliament of the world। तो ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होता है, कौन? स्पीकर। स्पीकर क्या होगा? स्पीकर एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट और दुनिया की दूसरी पार्लियामेंटों के बीच में। ठीक है। He also act as the ex-officio chairman of the conference of the presiding officers of legislative bodies in the country। और इंडिया में कोई भी मीटिंग वगैरह हो रही होती है लेजिस्लेटिव से रिलेटेड, तो वहां पे ये एक तरीके से चेयरमैन भी होता है। एक्स ऑफिसर चेयरमैन का मीनिंग ये होता है कि किसी एक पोस्ट पर होने की वजह से कोई दूसरी पावर अपने आप मिल जाना। एक्स ऑफिसर मतलब किसी एक पोस्ट पर होने की वजह से दूसरी पावर अपने आप मिल जाना। आप लोग सभी टाइम पर आइए और ग्रुप चेक करते रहिए, वहां पे अगर कोई टाइम डिले होता है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। आज ये पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था, बट जो आप देख लीजिए करिएगा कि टाइमिंग क्या है, मोस्टली उसी टाइम पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कोई भी कंसर्न हो तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। अभी ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आप लोग लीव करिएगा, अभी रहो यहीं पे। फिर इसके बाद एक और क्लास करेंगे आज।
तो वो टाइम अभी हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि वो लोग उस टाइम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो अभी करते हैं डिसाइड, ठीक है ना, थोड़ा रुकिए। तो ये हो गया कि हर किसी ग्रुप का यही चेयरमैन माना जाएगा। आगे, ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज। इसके अलावा अगर कोई कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसमें ये डिसाइड करेगा चेयरमैन कौन बनेगा, ठीक है, ऑफ द लोकसभा, एंड द सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग। कोई भी चीज, कोई भी कमेटी काम कर रही है तो सुपरवाइजर कौन करेगा, यही करेगा। ही हिमसेल्फ द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स कमेटी एंड द जनरल पर्पस कमेटी। अब ये याद रख लेना, ये रट्टा मारने वाली बात है, ठीक है, ये लास्ट वाली, कि वो अपने आप में किन किन चीजों का चेयरमैन होता है। हालांकि वो किसी भी कमेटी का चेयरमैन बन सकता है, वो तो बनेगा, लेकिन ऑलरेडी किसका होता ही होता है, एडवाइजरी कमेटी का, रूल कमेटी का और जनरल पर्पस कमेटी का वो चेयरमैन होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी भी कमेटी का चेयरमैन बन सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से हेड है पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा का। अगला है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी का मतलब ये समझिए कि अपने आप में डिसीजन लेने के लिए फ्री और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं, उसे बोलते हैं इम्पार्शियल होना। एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेस्टेड विद ग्रेट प्रेस्टीज, पोजीशन एंड अथॉरिटी। क्योंकि ये जो ऑफिस है, ये जो स्पीकर की पोस्ट है, वो प्रेस्टिजियस पोस्ट है, अथॉरिटी इसको मिलती है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है। साइन क्वा नॉन, इसका मतलब है, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। The following provisions ensure the independence and impartiality of the office of the speaker. ये कुछ चीजें हैं जो बताती है इसको इंडिपेंडेंट, यानी डरना नहीं है किसी से भी, और इम्पार्शियल रहना। मतलब ऐसा नहीं कि पीएम ने बनाया है ओम बिरला जी को स्पीकर, तो पीएम कुछ ही बोले तो ओम बिरला जी बोले हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे, है ना, ऐसा नहीं। तो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं इनके लिए, वो देखिए। पहला, he is provided with the security of tenure। पहली बात तो टेन्योर की सिक्योरिटी दी गई है कि इनको फिक्स टाइम से पहले हटाने के लिए तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और रिजोल्यूशन वैसा ही होता है, इम्पीचमेंट होता है। तो ही कैन बी रिमूव्ड बाय ओनली बाय रिजोल्यूशन पास बाय लोकसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मीनिंग क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द हाउस, नॉट बाय एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं वो लोग वोट कर रहे होंगे और उसकी मेजोरिटी चाहिए होगी। दिस मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड ओनली व्हेन इट हैज द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स। और ये तभी लाया जाएगा जब पहले 50 लोगों ने साइन कर दिए होंगे हाँ भी हटाओ, उसके बाद स्टार्ट होगा। और उसके बाद भी क्या चाहिए होगा, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% वोटिंग चाहिए होगा, तब जाके हटेंगे। यानी ये जो हटाने का तरीका है वो किसी एक पर्सन की विल या फिर उनकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो ये क्या है, पावर है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा, हिज सैलरीज एंड अलाउंस आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। ये सारे फिक्स होते हैं और कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, मतलब कोई भी कम नहीं कर सकता है। तो लिखा हुआ है दस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। इसके लिए वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है हर साल, 5 साल के लिए बता दिया, तो फिक्स है सैलरी, मतलब बढ़ेगी घटेगी नहीं। His work and conduct cannot be discussed and criticized in the Lok Sabha except on a substantive motion। कहने वाली बात यह है, इसने जो भी काम किया, जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, उसको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। क्रिटिसाइज भी किया तो भैया संसद की अवहेलना हो जाएगी। कुछ केसेस हैं जब मान लीजिए कि ऐसा मोशन पास हो रखा है, मोशन मतलब वही विल आ रखा है कि हटाना ही है इनको, है, तब उसके उस टाइम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो आप। जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना, वैसे ही हम लोग स्पीकर को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आपको मालूम है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता बोलना सीधा, मतलब ऐसे नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जैसे पागल है, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते है ना, ये सब कुछ अवहेलना में अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगला है हिज पावर्स ऑफ regulating procedures of or conducting businesses or maintaining order in the house are not subject to the jurisdiction of any court। हाउस को रन करने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में। ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऊपर से कि पहली बार वोट नहीं करता, जब दोनों की तरफ टाई होता है तब वो फाइनल वोट देता है। ही इज गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ही इज प्लेस्ड एट 7th रैंक। अच्छा, एक चीज मेरे को इससे याद आ गई, जैसे हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी से आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है आईएएस की रैंक ओवरऑल रैंकिंग में कौन से नंबर पे होगी? 14th या 13th 14th या 13th, है ना, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, है ना। मैं बताऊंगा आपको, रैंक भी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अभी बताने का पर्पस ये था
कि आईएएस जिसके लिए आप दुनिया छोड़ने को राजी हो वो बहुत नीचे आता है रैंक में, उससे ऊपर बहुत लोग हैं। रैंक कितनी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं अभी नंबर नहीं बता रहा आप लोगों को, बस ये ध्यान रखो कि रैंक फर्स्ट पर नहीं है, वो बहुत नीचे है, क्योंकि 7th रैंक पे तो यही आ रहा है स्पीकर, और ये बहुत ऊपर है आईएएस से अभी तो। इट मीन्स रैंक वो टॉप पर नहीं है। अब ये बताया जाएगा कि 7th रैंक पे और कौन कौन आता है, चीफ जस्टिस आते हैं। This means he has a higher rank than all cabinet ministers except the prime minister or deputy prime minister. तो इनकी रैंक काफी ऊपर होती है, बस अगर रैंक की बात करें तो पीएम और डेप्यूटी पीएम से नीचे है, अदरवाइज इनकी रैंक काफी अप है। तो 7th नंबर पे इनकी रैंक है। इन ब्रिटेन द स्पीकर इज स्ट्रिक्टली अ नॉन पार्टी मैन। स्पीकर जो होता था ब्रिटेन में वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। इंडिया में क्या है कि हाँ वो किसी पार्टी से होता है, लेकिन जैसे वो स्पीकर बनते हैं वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। तो देखिए, there is a conviction that the speaker has to resign from his party and remains politically neutral. This healthy conviction is not fully established in India, where the speaker does not resign from the membership of his party on his election to the exiled office. इसका मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि प्रॉपरली तो वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन एक अनऑफिशियल तरीके से आप ये मान सकते हो कि जब भी कोई इंसान स्पीकर बनता है तो वो अपनी पार्टी से थोड़ा अलग, मतलब एक तरीके से वो पार्शियल तो नहीं रहेगा पब्लिक की नजरों में। तो बाकी बैकएंड में क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो पब्लिक के लिए ये है कि वो पार्शियल नहीं होगा और ना ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। वो एक तरीके से नॉर्मल डिसीजन, क्योंकि किसी पोस्ट पर बैठकर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं नॉर्मल केसेस में। जैसे कि आपने देखा होगा सुमित्रा महाजन थी इससे पहले स्पीकर, और अभी ओम बिरला जी है। तो ये दोनों ही लोग हालांकि किस पार्टी से आते होंगे? हाँ यस, किसी को आइडिया है? यस सर। सुमित्रा महाजन और ओम बिरला कौन सी पार्टी से बिलोंग करते होंगे? सर भाजपा पहले, हाँ ठीक है, भाजपा से। अब ये तो हो गई स्पीकर की बात, नेक्स्ट बात है डेप्यूटी स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब ये बताइए मेरे को आप लोग, हाँ अभी के लिए इतना ही, डेप्यूटी स्पीकर तक आ गए हम लोग, और थोड़ा आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा इस चीज को। और अब बताइए दूसरी क्लास का टाइमिंग, क्या टाइम प्रेफरेबल रहेगा आप लोगों के लिए?